जरा कल्पना कीजिए, अम, आप किसी मशहूर लेखक को पैसे देते हैं कि वो आपकी मौत पर एक एक बेहद रुला देने वाला, दिल चीर देने वाला शोक गीत लिखें। अजीब है। और फिर आप अपने बरामदे में बैठकर आराम से अपनी चाय पीते हुए अपना ही वो शोक गीत सुनते हैं। वो भी तब जब आप पूरी तरह से जिंदा और स्वस्थ हैं। अरे बाप रे। है ना? आज के समय में ये बात बहुत अजीब या शायद थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन 16वीं सदी के राजपूताना में ये कोई अजीब बात नहीं थी। मतलब ये एक योद्धा के आत्मविश्वास और उसके रुतबे का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता था। बिल्कुल। और तो आज के स्रोतों के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा मिशन इसी रहस्यमयी, वीर और रंगीन दुनिया को समझना है। हमारे सुनने वालों के लिए आज हम जानेंगे कि कैसे एक पूरे क्षेत्र ने अपने इतिहास, अपनी गहरी भावनाओं और यहाँ तक कि अपने बोरिंग प्रशासनिक आंकड़ों को भी सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि धड़कती हुई कविताओं, उलझा देने वाली पहेलियों और लोक कथाओं में पिरोकर सदियों तक जिंदा रखा। बहुत ही शानदार मिशन है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि साहित्य केवल शब्दों का कोई निर्जीव संग्रह नहीं होता। मतलब किसी लाइब्रेरी में रखी धूल भरी किताब नहीं है ये। सही कहा। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ के देखें तो साहित्य असल में किसी भी समाज का डीएनए होता है। ये हमें सटीक रूप से बताता है कि उस समय के लोग किससे डरते थे, किस बात पर गर्व करते थे, सत्ता कैसे काम करती थी। उनका पूरा माइंडसेट। बिल्कुल। और राजस्थानी साहित्य तो इस मामले में बहुत ही ज्यादा समृद्ध और जटिल है। मतलब इसमें तलवार की खनक से लेकर जमीन के लगान तक सब कुछ बहुत बारीकी से दर्ज है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। और इसे समझने के लिए हमें कालक्रम के उस ताने बाने को देखना होगा जो हमारे आज के इस खजाने के नक्शे में बिछाया गया है। हाँ, शुरुआत कहाँ से होती है? अगर मैं इसे एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह विजुअलाइज करूं तो देखिए, शुरुआत एकदम जबरदस्त एक्शन से होती है। अच्छा, एक्शन। हाँ, मतलब 1050 से 1450 ईस्वी तक का जो प्राचीन काल था, वो पूरी तरह से वीर गाथाओं का काल था। इसी समय में श्रीधर व्यास ने रणमल छंद जैसी रचना लिखी थी। वीर रस से भरी हुई। एकदम। फिर जैसे कहानी आगे बढ़ती है, 1450 से 1650 ईस्वी के पूर्व मध्य काल में इमोशन की एंट्री होती है, जहां भक्ति रस अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो तो पूरे भारत में ही भक्ति का दौर था। बिल्कुल। इसके बाद 1650 से 1850 ईस्वी तक का उत्तर मध्य काल आता है, जो श्रृंगार, रीति और नीति का काल बन जाता है। और क्लाइमैक्स देखिए, 1850 के बाद के आधुनिक काल में एक मजबूत सोशल मैसेज दिया जाता है, जहां बाकीदास और सूर्यमल मिश्रण जैसे रचनाकारों ने साहित्य के जरिए युवाओं को जागृत करने का काम किया। ये बहुत दिलचस्प है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या हम इस कालक्रम को सच में एक फिल्म की स्क्रिप्ट मान सकते हैं? मतलब ये बदलाव इतना नाटकीय कैसे है? आपने इसे एक फिल्म स्क्रिप्ट की तरह पेश किया, जो एक हद तक ठीक है, लेकिन देखिए ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी। ये समाज की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का बिल्कुल सीधा रिफ्लेक्शन था। वो कैसे? मतलब 1050 से 1450 का जो दौर था, वो लगातार विदेशी आक्रमणों का दौर था। जीवन मरण के संघर्ष चल रहे थे। हाँ, शांति तो थी नहीं। एग्जैक्टली। समाज को उस समय किसी रोमांस या अध्यात्म से ज्यादा योद्धाओं की आवश्यकता थी। इसलिए साहित्य ने एक्शन यानी वीर गाथाओं का रूप लिया, ताकि आम लोगों और सैनिकों की रगों में खून खौलता रहे। अरे वाह, मतलब वो एक मोटिवेशन का काम करा था। बिल्कुल। और फिर जब परिस्थितियां थोड़ी स्थिर हुईं, तलवारें कुछ समय के लिए म्यान में गईं, तब मनुष्य का मन ईश्वर और प्रेम की ओर मुड़ा। इसीलिए हमें पूर्व मध्यकाल में भक्ति और उसके बाद श्रृंगार देखने को मिलता है। ये तो बहुत तार्किक है। और जब आधुनिक काल में समाज को फिर से अपनी पहचान के लिए और अंग्रेजों या कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ना था, तो साहित्य ने फिर से जागरण का काम किया। बाकीदास और सूर्यमल मिश्रण ने वही किया। कमाल है। साहित्य हमेशा वही परोसता है जो समाज को जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, साहित्य हमेशा भावनाओं या एक्शन के बारे में ही तो नहीं होता है ना? हाँ, बिल्कुल होता है। तो चलिए एक्शन से सीधे डेटा की ओर बढ़ते हैं। डेटा। हाँ, इतिहास को सहेजने के लिए राजस्थानी साहित्य में ख्यात और विगत नाम की दो बहुत ही अनोखी शैलियां विकसित हुईं। ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति से बना है, जिसका सीधा मतलब है प्रसिद्धि। ये 16वीं शताब्दी में यानी जब अकबर का शासन था तब शुरू हुई थी।
इसका मकसद राजाओं के सम्मान और उनके कार्यों का दस्तावेजीकरण करना था। मुहुणोत नैणसीरी ख्यात राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है। जी, और यहाँ हमारे सुनने वालों को ये समझना होगा कि इसे केवल राजाओं की झूठी प्रशंसा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो फिर ये क्या था? ख्यात असल में एक बहुत ही चतुर राजनीतिक टूल था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, राजपूताना के अलग-अलग राज्य अपनी वंशावलियों और अपने पूर्वजों के युद्धों का विवरण लिखवा रहे थे ताकि वो अपने पड़ोसियों के मुकाबले अपनी श्रेष्ठता साबित कर सकें। मतलब ये उस जमाने का पीआर था, पब्लिक रिलेशंस। 16वीं सदी का पीआर। अरे वाह! इसी पीआर का एक और शानदार उदाहरण बांकीदास री ख्यात है। बिल्कुल। बांकीदास जोधपुर के महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। और आपको पता है, इस ख्यात में जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथियां तक मौजूद हैं। बहुत सटीक जानकारी। इसके अलावा बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के दरबारी कवि दयालदास सिडायच ने दयालदास री ख्यात लिखी, जिसे बीकानेर राठौड़ारी ख्यात भी कहते हैं। और ये राजस्थान की अंतिम ख्यात थी। हाँ, और दयालदास जी का काम केवल ख्यात तक सीमित नहीं था। उन्होंने देश दर्पण और आर्याख्यान कल्पद्रुम जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं भी दी। इन ख्यातों ने एक ऐसा ऐतिहासिक ढांचा तैयार किया जिस पर आज के इतिहासकार भी पूरी तरह निर्भर हैं। और एक मुंडियारी ख्यात भी तो है ना, जिसमें मारवाड़ के शासकों का वर्णन है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर ख्यात एक पीआर टूल थी, तो विगत तो पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया है। विगत का मतलब है इतिहास की वो पुस्तक जो प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक जानकारी देती है। जैसे मुहुणोत नैणसी द्वारा लिखित मारवाड़ रा परगनारी विगत। इसे तो मारवाड़ का गेजेटियर कहा जाता है। ये मेरी पसंदीदा शैली है। अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो विगत आधुनिक समय के किसी बहुत बड़े डेटाबेस या एक्सेल शीट की तरह थी। 17वीं सदी की एक्सेल शीट। सच में ये बात मुझे बहुत उत्साहित कर रही है। मतलब इस पुस्तक में जनगणना, भूमि, फसलों और यहाँ तक कि सिंचाई की विस्तृत जानकारी है। हाँ, एक एक कुएं की गिनती। और इसकी तुलना तो सीधे अबुल फजल की आईने अकबरी से की जाती है। और ऐसा होना भी चाहिए। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हम अक्सर सोचते हैं कि आधुनिक डेटा साइंस या सांख्यिकी बहुत नई चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मारवाड़ रा परगनारी विगत ये साबित करती है कि उस दौर में राज्य चलाने के लिए कृषि अर्थशास्त्र का कितना सटीक वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण किया जा रहा था। मतलब बिना किसी सॉफ्टवेयर के। हाँ, नैन्सी को पता था कि किस गांव में कितने कुएं हैं, कौन सी जमीन कितनी उपजाऊ है और अकाल पड़ने पर वहां से कितना टैक्स आ सकता है या नहीं आ सकता है। ये बिना कंप्यूटर के किया गया डेटा एनालिटिक्स था। कमाल का विजन था उनका। तो एक तरफ हमारे पास एक्सेल शीट जैसा ये सूखा डेटा है। हाँ। और दूसरी तरफ है भरपूर मनोरंजन और कहानियां। हाँ। राजस्थानी साहित्य में वैरायटी बहुत है। हाँ। तो चलिए अब चर्चा को डेटाबेस से निकालकर वापस कहानियों की ओर ले चलते हैं। वात, वचनिका और रासो साहित्य। वात का सीधा अर्थ होता है कहानी, जैसे पद्मनाभ की वीरम देव सोनागरा की वात या कुशाल चंद्र की ढोला मारू रीवात और जाठमल की गोराबादल रीवात। बहुत मशहूर कहानियां हैं ये। और यहीं पर रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का एक बहुत ही दिलचस्प कथन आता है। उन्होंने कहा था, फौज में नगाड़ा, बात में हुंकारा जरूरी होवे। ये राजस्थानी कहानी कहने की परंपरा का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। वो कैसे? हुंकारा मतलब क्या? देखिए, राजस्थानी साहित्य सिर्फ एक शांत कमरे में बैठकर अकेले पढ़ने के लिए नहीं था। ये एक परफॉर्मिंग आर्ट था। हुंकारा का मतलब है कहानी सुनते समय श्रोता का बीच-बीच में हाँ या हूं या अच्छा कहना। ओहो, मतलब ये कोई वन वे लेक्चर नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये श्रोता की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। रानी जी का ये कथन बताता है कि जैसे फौज बिना नगाड़े की आवाज के जोश में नहीं आ सकती, हाँ, बिल्कुल, वैसे ही कहानी सुनाने वाला बिना श्रोता के हुंकारे के अपनी लय नहीं पकड़ सकता। हुंकारा कहानीकार को ऊर्जा देता है, उसे बताता है कि हाँ, उसका जादू काम कर रहा है। क्या बात है। और शायद इसी ऊर्जा और लय की वजह से वचनिका और रासो जैसी शैलियां इतनी लोकप्रिय हुईं। वचनिका शब्द संस्कृत के वचन से बना है। जी। ये तुकांत गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, यानी इसमें कविता की लय भी है और कहानी का प्रभाव भी। इसे चंपू काव्य भी कहते हैं। बिल्कुल सही।
जैसे शिवदास गार्डन द्वारा रचित अचलदास खींचीरी वचनिका, जिसमें गागरोन के शासक का रोमांचक वर्णन है, और जग्गा खिड़िया द्वारा रचित राठौड़ रतनदास जी रिवचनिका। लेकिन अगर मैं रासो ग्रंथों की बात करूं तो ये सूची तो सच में चौंकाने वाली है। रासो ग्रंथ मुख्य रूप से राजा की महानता और युद्ध के मैदान का ओजस्वी वर्णन होते हैं। हाँ, हमारे सुनने वालों के लिए अगर मैं इसे समझाऊं तो ये सूची आज के किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह लगती है। सिनेमैटिक यूनिवर्स? हाँ, जहां हर नायक की अपनी एक अलग महाकाव्य गाथा है। जैसे चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का बीसल देव रासो। मतलब ऐसा लगता है जैसे हर राजा अपनी एक अलग ब्लॉकबस्टर फिल्म बनवा रहा था। यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, क्यों? ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह तो था, लेकिन मार्वल या डीसी की तरह नहीं, जहां सारे सुपर हीरो अंत में मिलकर दुनिया बचाते हैं। अरे हाँ, ये तो आपस में ही। बिल्कुल। रासो ग्रंथों में ये सुपर हीरो अक्सर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते थे। हर रासो अपने राजा को ब्रह्मांड का केंद्र बताता था। ये एक तरह का साहित्यिक युद्ध था जो असली युद्ध के मैदान के समानांतर चलता था। ओह, ये नजरिया तो और भी दिलचस्प है। साहित्यिक युद्ध, और इस युद्ध में कितने सारे योद्धा थे? बहुत से। महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि गिरधर आसिया ने सगत रासो लिखा, जिसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। फिर दलपत विजय का खुमाण रासो है, जिसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ का पूरा इतिहास समेट लिया गया। नल्ल सिंह ने करौली के शासक के लिए विजय पाल रासो लिखा, और कवि नरोत्तम ने मिर्जा राजा मान सिंह के समय मानचरित्र रासो की रचना की। और ये सूची यहाँ खत्म नहीं होती। हर छोटी बड़ी रियासत ने अपनी पहचान को कागज पर अमर करने की कोशिश की, जैसे दयालदास का राणा रासो और कुंभकर्ण का रतन रासो। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ राजपूत शासकों तक सीमित नहीं था। कायम खानी वंश का इतिहास बताने वाला कायम खान रासो कवि जान द्वारा लिखा गया, जिन्हें नियामत खां भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा जाचिक जीवन का प्रताप रासो अलवर की स्थापना और शासक प्रताप सिंह की जानकारी देता है। डूंगर सिंह का शत्रुशाल रासो, जल का बुद्धि रासो और गोपाल दास का लावा रासो। सच में एक विशाल ब्रह्मांड है ये। आप सोचिए, उस दौर में जब सूचनाएं इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थीं, तब इन कवियों ने सिर्फ शब्दों के जरिए पीढ़ियों का इतिहास रच दिया। ये तो हुई युद्ध के मैदान और वीरों की बात, लेकिन अब हम इंसानी भावनाओं के सबसे गहरे और सबसे हल्के हिस्सों यानी शोक और हास्य की ओर बढ़ेंगे। ये मेरा फेवरेट हिस्सा है, मरसिया। ये किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु पर शोक प्रकट करने वाला काव्य है। जैसे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम की मृत्यु पर राणे जगपत राम मरसिया लिखा गया। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, कल्ला रायमलोट ने पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मरसिये अपने जीते जी लिखवाए थे। कल्ला रायमलोट का ये कदम मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत गहरा है। जीते जी अपना शोक गीत लिखवाना, मतलब, तो इस सब का मतलब क्या है? क्या ये उनका अहंकार था या कुछ और? ये अहंकार नहीं था, ये मृत्यु के भय पर विजय का चरम रूप था। मृत्यु के भय पर विजय? हाँ, एक योद्धा का अपनी मृत्यु को उत्सव और गर्व के रूप में स्वीकार करना। कल्ला रायमलोट जानते थे कि वे एक ऐसा युद्ध लड़ने जा रहे हैं जिसमें उनकी वीरगति निश्चित है। उनके लिए मृत्यु कोई डर का विषय नहीं थी, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को अमर करने का अवसर था। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जब वे बलिदान दें तो उनके शौर्य का गान उसी भव्यता और सम्मान के साथ हो जिसके वे हकदार हैं। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मौत को आंखों में आंखें डालकर देखना और उसे एक कविता में तब्दील कर देना। बिल्कुल। और इसी भारी भरकम मनोविज्ञान के बिल्कुल विपरीत है पहेली, जिसे आड़ी पालिया हियाली भी कहा जाता है। हाँ, पहेलियां। जैसे आंधी के लिए एक पहेली है, सावन में सुनसाट करें, या मिर्जी के लिए हरी टोपी लाल दुशाला। इसके अलावा झाड़ू, चक्की और कैर सांगरी से जुड़ी पहेलियां भी हैं। तो पहेलियों की बात करें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पहेलियां उस दौर का सोशल मीडिया या ब्रेन ट्रेनिंग ऐप थी, जो लोगों को मेंटली एक्टिव रखती थी? ये एक बहुत ही शानदार उपमा है। बिल्कुल, ये पहेलियां उस दौर का कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक व्यायाम थी। अच्छा। शाम को चौपाल पर बैठकर सिर्फ गपशप नहीं होती थी। जो व्यक्ति प्रकृति, खेती और दैनिक जीवन की चीजों जैसे चक्की या कैर सांगरी को जितनी बारीकी से देखता था, वही इन पहेलियों को सुलझा सकता था। मतलब ये एक तरह का टेस्ट होता था। हाँ,
ये तर्क शक्ति, ऑब्जर्वेशन और भाषा पर अपनी पकड़ को मजबूत करने का एक बहुत ही मनोरंजक तरीका था। इसके अलावा कुछ और छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शैलियां भी थीं, जैसे पर्ची, जो संत महात्माओं का जीवन परिचय है, कबीर, रैदास और मीराबाई पर्ची। जी। फिर प्रकाश है, जो किसी शासक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है, जैसे राज प्रकाश और सूरज प्रकाश। रूपक और वेली भी इसी का हिस्सा हैं। झमाल, जो एक मात्विक छंद है, जैसे रावेंद्र सिंगरी झमाल। और साखी, जो संत कवियों का ऐसा अनुभवी ज्ञान है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। इन सभी छोटी छोटी शैलियों ने समाज के हर वर्ग को साहित्य से जोड़ा। मतलब राजाओं के लिए रासो था, तो आम जनता और संतों के लिए साखी और पहेलियां थीं। तो इतनी सारी अद्भुत रचनाओं के पीछे वो कौन लोग थे जिन्होंने एक पूरी भाषा और उसके इतिहास को अमर कर दिया? चलिए उन महान हस्तियों पर बात करते हैं। सबसे पहला नाम जो उभर कर आता है वो है डॉक्टर सीताराम लालस का। बहुत बड़ा नाम है ये। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अकेले राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश तैयार किया, जिसमें 2 लाख शब्द हैं। 2 लाख शब्द, मतलब किसी एक व्यक्ति का अकेले इतना विशाल शब्दकोश बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। और इसी वजह से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने इन्हें राजस्थानी जुबान की मशाल कहा। भाषा को सहेजने के इस अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें 2004 में पद्मश्री और 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर लालस ने यह सुनिश्चित किया कि आधुनिकता की दौड़ में राजस्थानी भाषा अपने मूल शब्दों और मुहावरों को खो ना दे। और फिर आते हैं दुरसा आढ़ा। इनकी कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ, इनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। दुरसा आढ़ा मुगल सम्राट अकबर के दरबारी कवि थे, लेकिन जरा सोचिए, इन्होंने भरे दरबार में अकबर के सामने खड़े होकर उसके सबसे बड़े दुश्मन महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा सुनाई। क्या हिम्मत रही होगी उनकी। बिल्कुल। इनकी प्रसिद्ध रचना विरुद्ध छत्री है। इन्होंने किरतार बावनी भी लिखी, जिसमें उस समय की सामाजिक स्थिति का सटीक वर्णन है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि एक सच्चे बुद्धिजीवी का काम आखिर क्या होता है। दुरसा आढ़ा चाहते तो सिर्फ अकबर की तारीफ करके अपार धन और सत्ता पा सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता के सामने सच और वीरता का गुणगान किया। ये एक कवि की निडरता और उसकी मजबूत नैतिक रीढ़ को दर्शाता है। और इनकी साहित्यिक समझ भी गजब की थी। इन्होंने ही पृथ्वीराज राठौड़ के महान ग्रंथ वेली किसुन रुक्मणी री को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। आज भी इनकी पीतल की प्रतिमा स्थापित है, जो इनके सम्मान को दर्शाती है। बिल्कुल। और आधुनिक समय में भी हमें यह कला और हिम्मत देखने को मिलती है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी के रूप में। हाँ, रानी जी का योगदान नाजिस्खानी साहित्य को आधुनिक राजनीति और समाज से जोड़ने का रहा है। जी हाँ, वे विधायक रहीं, राजस्थान में कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं, लेकिन उनका साहित्य प्रेम अद्भुत था। उन्होंने मोमल, भागो भारमली और अमोलक बाता जैसी अमर रचनाएं लिखी। और सबसे खास बात जो मुझे लगी, उन्होंने रूसी कथाओं का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया, वो भी गजबड़ नाम से। सोचिए, ठंडे रूस की कहानियां राजस्थान के रेतीले धोरों की भाषा में। सच में गजब का कॉम्बिनेशन है। इसके लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। इन्हें भी 1984 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से नवाजा गया। टॉल्स्टॉय या दोस्तोवस्की के विचारों को राजस्थानी के ठेठ मुहावरों में ढालना, ये साबित करता है कि राजस्थानी भाषा में दुनिया के किसी भी जटिल विचार को समेटने की पूरी क्षमता है। सही कहा। और हमारे आज के इस खजाने के नक्शे में अंत में एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य और है। कन्हैयालाल सेठिया जी से जुड़े तथ्यों में एक ऐसे गुमनाम या बिना नाम लिखे कवि का जिक्र है जिनकी रचनाएं समाज में आग लगाने के लिए काफी थी। अच्छा, वो गुमनाम कवि? हाँ, उनकी पहली काव्य रचना वनफूल थी, लेकिन उनका जो देश प्रेम की कविताओं का संग्रह था, अग्निवीणा, उसने सच में लोगों को झकझोर दिया। बहुत पावरफुल रचना है वो। उन्हें अपनी रचना सबात के लिए 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार भी मिला। और पीथल यानी महान पृथ्वीराज राठौड़ का जिक्र भी उनसे गहराई से जुड़ा हुआ है। साहित्य के इतिहास में ऐसे कई रचनाकार होते हैं जो प्रसिद्धि से दूर रहते हैं, लेकिन उनके काम की गूंज, उनकी अग्निवीणा की लौ सदियों तक समाज के अंधेरे को रोशन करती रहती है।
तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे राजस्थानी साहित्य महज पुरानी किताबों का ढेर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ईस्वी की वीर गाथाओं के एक्शन से शुरुआत की, फिर ख्यात के राजनीतिक पीआर और विगत के 17वीं शताब्दी वाले डेटाबेस को समझा। और कहानियों के हुंकारे को भी जाना। हाँ, हमने महसूस किया कि कैसे कहानियों में जान डालने के लिए हुंकारा जरूरी था। अलग अलग राज्यों के रासो ग्रंथों के उस हिंसक सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखा, मौत को उत्सव मानने वाले कल्ला रायमलोट के मनोविज्ञान को समझा और पहेलियों के रूप में उस दौर के संज्ञानात्मक व्यायाम को भी जाना। और अंत में डॉक्टर सीताराम लालस, दुर्सा आढ़ा और रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत जैसी महान हस्तियों को याद किया जिन्होंने इस धरोहर को सींचा। इन सब पर विचार करने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आज के दौर में हम रोजाना टेराबाइट्स में डेटा, वीडियो, ट्वीट और पोस्ट बना रहे हैं। कल्पना कीजिए, सदियों बाद जब भविष्य की कोई सभ्यता हमारे आज के साहित्य की खुदाई करेगी, तो उन्हें क्या ज्यादा दिलचस्प लगेगा? क्या उन्हें हमारा विगत यानी हमारी एक्सेल शीट्स और हमारे सर्वर का डेटा ज्यादा अहम लगेगा, या फिर हमारी पहेलियां यानी आज के इंटरनेट मीम्स? आज का हमारा वो असली साहित्य क्या है जो हमारे समाज का सही डीएनए बनकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा? ये वाकई दिमाग को झकझोर देने वाली बात है। क्या आज के हमारे मीम्स कल की पहेलियां बनेंगे या हमारा डिजिटल डेटा कल का ख्यात कहलाएगा? सोचने वाली बात है। स्रोतों के इस विस्तृत विश्लेषण ने सच में इतिहास के कई रहस्य खोल दिए हैं, लेकिन भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। इस ज्ञान की डुबकी में हमारे साथ गोता लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार इतिहास या विज्ञान के किसी नए रहस्यमयी नक्शे के साथ फिर मिलेंगे।